हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल लर्निंग में क्लास 10th की। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम लोग जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसका लास्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर लास्ट पढ़ लिया था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग कैसे होती है वो सब हमने देख लिया था। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ये देख लेते हैं। इनकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली: कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले है हमारा कंबशन रिएक्शन। कंबशन को हम लोग सेकंड नेम अगर कहें तो हम इसे बर्निंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बर्निंग। जब कार्बन कंपाउंड को एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है और उसके एज अ प्रोडक्ट क्या क्या निकलती है हमारी चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड हीट। हीट जो है वो हर केस में निकलती है, लेकिन लाइट जो है वो सिर्फ सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है हमारे उसमें निकलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कंबशन का डेफिनेशन पूछता है तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एंड हीट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते होंगे जो हम लोग एलपीजी गैस चलाते हैं वो क्या होता है, वो उसमें भी होता है हमारे कार्बन की बॉन्डिंग होती है। कार्बन की कैसी बॉन्डिंग होती है? कार्बन की सैचुरेटेड बॉन्डिंग होती है। उसमें ब्यूटेन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं C4H10। उसमें कार्बन की बॉन्डिंग होती है सैचुरेटेड। अब क्या होता है, इसके साथ साथ अगर अनसैचुरेटेड देखना चाहें तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये भी तो आपकी क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये भी एनर्जी आपको देती हैं, ये भी हीट प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, वो कोई भी फ्यूल है वो आपके कार्बन से ही बनते हैं। कोई भी फ्यूल है तो कार्बन जो है एज अ गुड सोर्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो है वो फ्यूल में एज अ फ्यूल यूज होता ही होता है। ठीक है। कार्बन, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, एग्जांपल तो देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन को मीनिंग समझते हैं इस डेफिनेशन का। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या निकलेगा? हमारा हीट निकलेगी इस केस में। ठीक है। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। लेकिन अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइक मीथेन का ले लेते हैं, CH4 मीथेन का। मीथेन कहाँ जनरली एज अ फ्यूल यूज होता है। और क्यों मीथेन क्यों यूज होता है भाई? अल्केन ही क्यों यूज होता है एज अ अल्केन जो है एक्सीलेंट फ्यूल है। क्यों ऐसा क्यों है? सैचुरेटेड को ही अल्केन कहा जाता है। वो एक्सीलेंट फ्यूल क्यों है? क्योंकि जो इनमें बॉन्डिंग होती है वो होती है सिंगल बॉन्डिंग। यानी अगर मैं कार्बन इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? CHHHH। इन पे सिंगल बॉन्डिंग होती है, साथ में अटैच होते हैं इसके साथ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ही हाई फ्लेमेबल होते हैं। और इनकी जो बॉन्डिंग होती है सिंगल बॉन्डिंग, ये क्या होती है? बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाती हैं। हाइड्रोजन इससे आसानी से टूट जाते हैं और हाइड्रोजन जो हाईली फ्लेमेबल है, जिसकी वजह से वो जल्दी से बर्न हो जाते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं? लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। देखो, जब मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, यानी एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ ही साथ हमें मिलता है लाइट और साथ साथ हमें मिलता है हीट। हमें क्या मिलता है? हीट भी मिलता है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, इथेनॉल का देख लेते हैं। यस, आपकी बुक में है इथेनॉल का। इथेनॉल का क्या होगा? CH3CH। हाँ जी, आप बताइए आगे। CH3CHOH, यही होगा? हाँ जी, यही होगा। करके देख लो। HH कार्बन, HHOH नहीं, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। CH3CH2OH। इथेनॉल, ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? ये हमें निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही वाटर, साथ ही साथ लाइट, एंड लाइट के साथ ही निकालता है
हीट। ठीक है, समझ गए? तो एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड हीट। देखो बेसिकली ये तो सब चीजें लिखी हुई है, हम एक काम करते हैं एग्जांपल के तौर पे हम समझना शुरू कर देते हैं। देखो थर्ड आपका क्या लिखा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। देखो जो सैचुरेटेड कार्बन है यानी अल्केन्स है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एलपीजी गैस, अपने घर में हम लोग जो यूज करते हैं बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा कि जो उसका कलर है वो कैसा आता है? ब्लू कलर का आता है, ब्लू कलर का होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो येलोइश भी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो बर्तन है वो काला हो जाता है यानी स्मोकी हो जाता है। तो यहाँ पे जो सूटी नॉन सूटी फ्लेम का मतलब है नॉन स्मोकी फ्लेम। ओके, तो अगर मान लो हमारा जो गैस है अगर ब्लू जल रहा है, वो क्यों जल रहा है? क्योंकि उसमें है ब्यूटेन। उसमें क्या प्रेजेंट है? ब्यूटेन प्रेजेंट है। अच्छा, जो ब्यूटेन प्रेजेंट है उसमें वो क्या है? एक अल्केन है। अब अल्केन क्या है? वो एयर की प्रेजेंस में अगर उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच एयर मिल रही है ना, तो वो बहुत ही मतलब वो इतना अच्छे तरीके से जलता है कि वो जलने के बाद से ब्लू कलर की फ्लेम देता है। यानी अगर ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है तो आपका फ्यूल जो है बहुत अच्छे से ऑक्सीजन रिच क्या रिसीव कर रहा है? एयर रिसीव कर रहा है, और वो बहुत ही अच्छे से फ्यूल को यूज भी कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे बर्तन हैं वो नीचे से काले भी नहीं पड़ते हैं, है ना? ये होता है जस्ट बिकॉज वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन मिल रही है प्रॉपर। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ। अच्छा, समटाइम्स वही क्या होता है कि हमने देखा है कि कभी कभी अगर हमारा जो स्टव है उसमें प्रॉब्लम आती है, जो होल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे, उसमें अगर कुछ फंस जाता है, कार्बन फंस जाता है, कुछ फंस जाता है उसमें, तो येलो कलर की फ्लेम आने लगती है और बर्तनों के नीचे ना काला काला जम जाता है यानी स्मोकी हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए हमारे फ्यूल को वो मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वेस्टेज हो जाती है फ्यूल की और वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता। और किस कलर, क्या कलर देता है? येलो कलर देता है, साथ ही साथ स्मोकी फ्लेम्स देता है, सूटी फ्लेम्स देता है। क्लियर? दैट्स वाई वो येलो कलर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैंडल का। कैंडल आपने देखा होगा कि जो कैंडल है हमारी बर्न होती है तो क्या होता है? अंदर से तो ब्लू होता है, बाहर से येलो होता है, वो भी फ्लेम देता है। अंदर से येलो, सॉरी अंदर से ब्लू और बाहर से येलो। ऐसा क्यों है? अंदर से तो वो कंप्लीटली जल रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन बाहर क्या हो रहा है? वो जो येलो फ्लेम आ रही है ना, अब क्या नीचे वैक्स मेल्ट हो रहा है। वैक्स जब मेल्ट हो रहा है तो उसके मेल्ट होने की वजह से क्या है? वेपराइजेशन भी हो रही है साथ साथ, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वेपराइजेशन भी हो रही है, जो आसपास के एयर में कंसिस्ट है हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया है जहां येलो पार्ट जल रहा है वहां पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वहां पे कलर क्या हो जाता है फ्लेम का? वो येलो हो जाता है। और जहां अंदर ब्लू कलर जल रहा है वहां पे कंप्लीटली ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे जो हमारा फ्लेम है वो ब्लू कलर का होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि भाई हमारे जो सैचुरेटेड कार्बन्स हैं वो क्यों आसानी से टूट जाते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही इजी होती है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन जो है जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्लियर? ओके, अब आपके बुक में एक और है कि भाई आपने कोल देखा है, कोल देखा है आपने, कोल देखा है, पेट्रोलियम देखा है। हमने अंगीठी में क्या करते हैं? हम लोग कोयला डालते हैं। तो कोयला को आपने नोटिस किया है कि कोयला जब जलता है तो वो समटाइम्स तो बर्न होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है? वो रेडिश कलर का हो जाता है और हीट बहुत निकलती है, हीट बहुत निकलती है ना। हीट जब ज्यादा निकलती है तो उस केस में फ्लेम तो नहीं दिख रहा ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में तो आग पकड़ी है लेकिन उसके बाद से वो आग नहीं पकड़ती है, वो सिर्फ लाल लाल दिखता है और गर्म बहुत होता है अंगीठी में। आप सबने देखा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करिएगा। इसका क्या होता है? ये क्यों होता है? क्या होता है कि कोयले के अंदर ना सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब जलता है ना कोयला तो कोयले क्या करते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं और वो हमारे पॉल्यूशन में भी जाके मिलते हैं, वो पॉल्यूशन फैलाते भी बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में वो जलते हैं, कुछ जो दूसरे केमिकल्स है, कार्बन कंपाउंड्स नहीं जलते, वो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं वो जलते हैं और वो जलने के बाद से वो फ्लेम दिखाई देते हैं उनके जलने की वजह से। लेकिन जैसे ही वो जलना फिनिश हो जाता है वो क्या दिखाई देता है हमको? उसमें हमको दिखाई देता है कि सिंपल सा क्या है वहां पे
आग जल रही है, लाइट नहीं निकल, लाइट हल्की हल्की जल रही है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है बहुत अच्छा खासा। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है कि देखो, सैचुरेटेड में आपको क्या फ्लेम दिखाई देगा और नॉन सोडी फ्लेम होगा, नॉन सोडी फ्लेम होगा, साथ ही साथ ब्लू कलर का दिखेगा और इसमें हीट भी ज्यादा होगी, इसमें हीट भी ज्यादा होगी। लेकिन जो अनसैचुरेटेड का है, अगर आप देखो उसमें फ्लेम क्या है आपको नहीं दिखेगा, फ्लेम आपको नहीं दिखेगी, उसमें क्या होगी, लाइट जो है आपको क्या ब्लू कलर की नहीं दिखेगी, वो कैसे दिखेगी, वो येलो कलर की दिखेगी पहली चीज। और दूसरी चीज वो सूटी फ्लेम होगी, मतलब कोयले जैसी काली, कोयला नीचे डालो आप तो बर्तन काला हो जाता है ना, वो क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड फ्लेम है वहां पे, ठीक है, अनसैचुरेटेड फ्लेम है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर सैचुरेटेड फ्लेम है वहां पे तो क्या दिक्कत है, वहां पे दिक्कत ये है कि वहां पे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलो ये हमने समझ लिया। अच्छा, एक है कि हाउ डज, हमने बचपन में पढ़ा भी है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला कैसे बनता है और पेट्रोलियम कैसे बनता है, बचपन से हम पढ़ते आए। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, आपकी बुक में दिया है कि हाउ कोल्स एंड पेट्रोलियम्स आर फॉर्म्ड। देखो कोयला जो है, कोयला कहाँ है, बस दो ही अंतर है, एक जमीन के ऊपर है और एक पानी के अंदर है। तो चलिए, कोयला जो है जमीन के ऊपर मिलता है, जैसे कि क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक क्या हुआ कि कुछ डिजास्टर्स आए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो आसपास के पेड़ पौधे, जानवर, जंगली जानवर, फर्न्स वगैरह सब क्या हुए, वो मर गए और एक के ऊपर एक दबते गए, उनके ऊपर पत्थर चढ़ते गए और मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ, उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहा, जिससे वो कन्वर्ट हो गए कोल में, ठीक है। ये सब सारा प्रोसेस हुआ लैंड पे और ये क्या बन गया, कोल बन गया, फॉसिल फ्यूल से बन गया, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम कहाँ पे हो रहा है, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर कोई डिजास्टर्स आए हैं, अब उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो फर्न्स है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये सारे क्या है, वो मर गए और एक के ऊपर एक मिलियन से ऊपर तक दबे रहे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस हो गया। अब पेट्रोलियम से बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, कंबशन के बाद से हम लोग सेकेंड रिएक्शन, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। देखो चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर्स थे हमारे केमिस्ट्री में, हमने फर्स्ट चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें क्या था, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन हट जाता है, यही पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास है इथेनॉल CH3। अच्छा ये 2 बार लिख दिया मैंने ये रिएक्शन, इसको इरेज कर देती हूं मैं, ओके। यहाँ पे है CH3 CH2OH, यानी कि क्या है, हमारा इथेनॉल है। जब इथेनॉल को हम लोग डालते हैं उसमें एल्कलाइन KMnO4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या डालते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। जब इसमें हम डालते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, हीट डालते हैं। ये ट्राइंगल साइन किसका होता है, हीट का होता है। फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। जब उसमें हम इथेनॉल में हम क्या डालते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हैं और साथ साथ हीट डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है COOH, यानी कि ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ा था ना भाई, हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो जो हमारा अल्कोहल है वो किस चीज में चेंज हुआ है, हमारा अल्कोहल चेंज हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, साथ ही साथ अभी मैंने आपको कहा एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हैं और साथ साथ हीट डालते हैं, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे पोटेशियम, K से हो जाएगा हमारा पोटेशियम, Cr2O7 को बोलेंगे हम लोग डाइक्रोमेट। ये आपको इक्वेशंस लर्न करनी है भाई, समझना है इसको अच्छे से। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे एसिडिफाइड और साथ साथ में हम क्या ऐड करेंगे, हीट ऐड करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तब भी हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब इसको लर्न करने का तरीका एक बार देख लेते हैं कि भाई समझते हैं ना लर्न करने से पहले।
सिंपल से देखो, हमने इसमें क्या डाला है, CH3 CH2OH OH। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे हमने KMNO4 भी डाला है। क्या डाला है, KMNO4, यानी ऑक्सीजन ऊपर भी है। चाहे इस केस में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो इनके जो ऑक्सीजन है वो क्या हुए, जाके ऐड हुए। क्या हुए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखोगे 3 4 5 6 हाइड्रोजन थे, जिसमें से 5 हाइड्रोजन क्या है, चले गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हाइड्रोजन हट जाते हैं और ऑक्सीजन आ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होता है कार्बन कंपाउंड्स का, तो उस केस में हमारा अल्कोहल चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर? आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। देखो इसका नाम ही एडिशन रिएक्शन, बहुत इजी है ये सारे रिएक्शंस, इनके नाम से ही हमको याद हो जाता है। जैसे कंबशन मतलब जलना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, वैसे एडिशन का मतलब है इसमें ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। एडिशन मतलब ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में। अब क्या है, ये अभी तक हमने सब पढ़े थे, जैसे कंबशन में आपने देखा था कि क्या हुआ था, ये था हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अब यहाँ पे मेरे पास जो आएगा ना, वो किसके लिए है, एडिशन रिएक्शन किसके लिए, वो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अनसैचुरेटेड का मतलब अल्कीन, अल्काइंस। क्लियर? अब इस केस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इथीन है। क्या है हमारे पास, इथीन है। इथीन फॉर्मूला याद हो आपको, बिल्कुल, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। जनरल फॉर्मूला CnH2n। बार बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ, इसको प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। जब इसके अंदर हम लोग कैटालिस्ट ऐड करते हैं, कैटालिस्ट कौन सा ऐड कर रहे हैं, निकल ऐड कर रहे हैं हम लोग, या फिर दूसरे भी कैटालिस्ट ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ ऐड कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन। साथ साथ हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। अच्छा, आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले ये जानते हैं ये कैटालिस्ट होता क्या है। ये वर्ड कैटालिस्ट होता क्या है, ये कैटालिस्ट हमने निकल ऐड किया है, ये कैटालिस्ट होता क्या है। अब देखो, मैंने बताया था कि सैचुरेटेड कार्बन्स में हमारे जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं, वो वीक होते हैं, वो इजिली टूट जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जब हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन की बॉन्डिंग की बात करें तो इनको जो है थोड़ा रिएक्ट करना या तो इनका स्लो होता है या तो होता ही नहीं है। तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, यानी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, उसमें कुछ ऐसा ऐड किया जाता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो ऐसा जो ऐड किया गया है ना, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है निकल। क्या ऐड किया है, निकल। तो निकल के ऐड करने की वजह से ये जो इथीन है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करके क्या बनता है, अब देखो यहाँ पे एडिशन बोला है भाई, एडिशन बोला है तो कुछ तो ऐड होने वाला है, ये क्लियर है ना। अब इसमें क्या होगा, ये सिंगल जो ये डबल बॉन्ड बनी है ना, ये क्या बन जाएंगी, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। जैसे ये कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्डिंग क्या थी, डबल, ये हो जाएगी सिंगल। क्यों भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। जब ये इलेक्ट्रॉन हटा और ये इलेक्ट्रॉन हटा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हटा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हटा, तो उसमें क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन जाके इसके साथ लग गया, एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ लग गया, एडिशन हो गया। इस केस में क्या नोटिस करोगे, हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ है, किसी ने कुछ दिया नहीं है अपनी तरफ से, सिर्फ क्या क्या है, लिया और लिया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, निकल किसी कैटालिस्ट की वजह से होता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम कॉमन सा लिखें, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग है, यानी कि यहां तो मैंने इथीन लिया था, आप चाहे तो प्रोपीन ले सकते हैं, ब्यूटीन ले सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग, या आर 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 लिखने का मतलब है आप और ज्यादा कार्बन की बॉन्डिंग्स ऐड करना चाहते हैं, लाइक प्रोपीन और जो ब्यूटीन है फर्दर, उनको आप लेके रखिए। उनमें हम निकल सेट करेंगे, जो डबल बॉन्ड्स है वो टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, और उसके जहां वो टूटेंगे वहां पे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारा जनरल एडिशन रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। ओके, अच्छा
ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो हम पढ़ रहे थे कि क्रोमो एल्केन्स कैसे बन रहे थे हमारे, जैसे कि क्लोरोमीथेन कैसे बन रहा था, वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से बना था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब, चलो देखते हैं। सब्स्टिट्यूट होना मतलब कोई जो है दूसरे की जगह जाके ले लेता है। लाइक मीथेन, हम लोग ले लेते हैं, एक मीथेन लिया, मीथेन में हमने ऐड किया क्लोरीन ऐड किया, मीथेन में हमने ऐड किया क्लोरीन। वो भी कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हमने ऐड किया तो ये हाइड्रोजन हट गया और क्या बन गया? CH3Cl2। क्या बन गया? CH3Cl2। सिमिलरली फिर इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैं मिला देती हूँ CH3Cl2 के अंदर, फिर से मैं क्लोरीन मिला देती हूँ। ये क्या है? मिला दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि ये हाइड्रोजन कहाँ गया, यही सोच रहे होगे ना भाई, साथ साथ में निकल जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ साथ में बाहर निकलता जाता है। अब फिर से मैंने इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर से क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने क्या पढ़ा था, एक दूसरे की जगह लग जाता है, दूसरा पहले की जगह लग जाता है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, हाइड्रोजन जाके क्लोरीन की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2Cl2 प्लस में HCl। ठीक है, देखो यहाँ पे Cl के साथ ये वाला H आ गया और इसका Cl जाके इसके साथ लग गया, यही हुआ। अगेन यू कैन ऐड इट CH3Cl2 में, इसके अंदर फिर से Cl2 ऐड करो सनलाइट की प्रेजेंस में, देन व्हाट हैपन अगेन, CH3Cl2 साथ ही साथ CHCl3HCl। अरे वाह, यहां मैं लिख देती हूँ। अच्छा, ये CH और Cl3 क्या है पता है? ये है हमारा, अगर आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना हो तो ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, जो किडनैपिंग के टाइम पे टीम में नहीं जाते कि भाई मुंह पे एक रुमाल लिया, उस कपड़े के अंदर क्लोरोफॉर्म लगाया और सुंघा के बेहोश कर दिया, ये वही क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अगेन इसके अंदर अगर मैं, अच्छा ये भाई इसका पार्ट है, चलो इसके अंदर अगेन मैं CH, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो? ओके, CH2, यहाँ पे CH इसके अंदर डालना है, CHCl3 में फिर से एक Cl2 डालूं और सनलाइट डाल रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या हमें मिल रहा है, फिर हमें मिल रहा है CH पूरा खत्म, CCl3 प्लस HCl, फिर क्या मिल रहा है HCl। अच्छा, Cl3 Cl4, CCl4, इसको क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरोकार्बन। क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरोकार्बन, क्योंकि यहाँ 4 कितने हो गए, टेट्रा, 4 को क्या बोलते हैं, फोर टेट्रा क्लोरोकार्बन, क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरोकार्बन। ठीक है, ये थी हमारी कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, देखो जो हमारा एडिशन रिएक्शन है ना, एडिशन की डबल बॉन्डिंग को सिंगल बॉन्डिंग में तोड़ना, इसकी वजह से जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि वेजिटेबल्स ऑयल लाइक सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जो मार्केट में फॉर्च्यून बेचता है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों ने नॉर्मली समझा है तो हम उसको बाय एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो घर में हम क्या करते हैं, फॉर्च्यून का, रथ का, या डिफरेंट कंपनीज का लेकर आते हैं, पंसारी का, और वो वेजिटेबल ऑयल होता है। वो क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन्स, उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन्स की बहुत लंबी चेन होती है, समझ में आ गया? अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, समझ गए? अब सेकंड में क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो एनिमल ऑयल्स होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं। अब वेजिटेबल ऑयल तो पता चल गया, एनिमल ऑयल क्या होता है, एनिमल ऑयल का मतलब हो गया आपका बटर, घी। ठीक है, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है, यानी जो हमारे अनसैचुरेटेड ऑयल्स है, वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक होते हैं,
लेकिन जो सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड में है वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। आप बोलोगे कि क्या कह रहे हो मैम, घी और बटर क्या खराब होते हैं? नहीं, खराब नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है बटर और घी में यानी एनिमल ऑयल में, जिसकी वजह से अगर एक्सेस हो जाए, थोड़ा सा भी क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाए तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको हम एक लिमिटाइज तक ही खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमारे लिए बेहतर होते हैं क्योंकि उसमें होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन की चेन बहुत लंबी होती है। इसी वजह से जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना उनको कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से, ध्यान से सुनना, बाय एडिशन रिएक्शन से जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है निकल डाल के और हाइड्रोजन डाल के वेजिटेबल घी में। किसमें? वेजिटेबल घी। अब तो बड़ा कंफ्यूज, मैडम ये वेजिटेबल घी होता क्या है? भाई अब देखो, वेजिटेबल घी यानी डालडा जैसे कि, ठीक है, आजकल तो यूज नहीं हो रहा है, पहले यूज होता था, अब नहीं यूज हो रहा है। काफी बच्चों को डालडा नहीं पता है कि डालडा क्या होता है। वनस्पति घी भी बोलते हैं उसको, वनस्पति घी। तो आप गूगल पे एक बार जरूर सर्च कीजिए वनस्पति घी कैसा होता है, डालडा कैसा होता है। इसमें पूड़ी उड़ी के छानने के लिए पहले यूज किया जाता था, आज भी कई जगह यूज करते हैं। जहाँ पे एडल्ट्रेशन जैसी हलवाई लो ग्रेड की क्वालिटी यूज करते हैं वहां पे वनस्पति घी आज भी यूज होता है। तो वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करते हैं? बाय द एडिशन प्रोसेस वेजिटेबल घी में यानी वनस्पति घी में, जो कि क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाता है यानी कि सैचुरेटेड हो जाता है। और मैंने अभी आपको कहा कि सैचुरेटेड जो होता है वो ऑयल क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपके कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आते हैं तो आपको प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉइक और इथेनॉल की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे।